Hello children, how are you? I hope you are all fine. बेटा आज हम आपको शब्द के और कुछ प्रकारों के बारे में बताएंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने आप व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ये समझा दिया था कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, वो आपको पिछले वीडियो में मिल गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, नंबर 4 विदेशज शब्द। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये है उत्पत्ति के आधार पर। बेटा याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर अगर कोई शब्द भेद पूछे आपसे तो उत्पत्ति के आधार पर जो है उस शब्द के 4 बेटे हुए थे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, शब्द नाम का एक आदमी था, उसकी बीवी थी उत्पत्ति। क्या थी उसकी बीवी का क्या नाम था? एक का, उसकी 4 बीवियां हुई थी। 4 बीवियों में से जो एक बीवी थी उसका नाम था उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति से उसको 4 बेटे हुए। ठीक है, पहले बेटे का नाम था तत्सम शब्द। पहले बेटे का क्या नाम रखा उन्होंने? तत्सम। ये पापा का नाम लगा पीछे। ठीक है, तो पहले बेटे का नाम रखा तत्सम, दूसरे बेटे का नाम रखा तद्भव, तीसरे का नाम रखा देशज और चौथे का नाम रखा विदेशज। तो ये चारों भाई आपस में खेलते रहते थे। तत्सम जो है वो सबसे बड़े थे और वो किसके साथ खेलते थे? तद्भव के साथ। और देशज जो हैं वो विदेशज के साथ ज़्यादा खेलते थे। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे ना, उसी तरीके से आपके ये हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन जब सवाल करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप उत्पत्ति के नाम से समझ जाइएगा कि उत्पत्ति लिखा हुआ है तो कौन से शब्द प्रकार आपको लिखने हैं। आपको ये चारों के नाम लिखने हैं। याद हो गया होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे बेटा? उस समय में फ़ोटोग्राफ तो चलते नहीं थे कि शक्ल देख के बता दें, लेकिन इनकी क्वालिटीज़ फेमस हो गई। तो क्वालिटीज़ का आप देखिए कैसे पहचानते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तत्सम ने एक अपना ग्रुप बनाया बेटा। एक ग्रुप, गैंग होता है ना जैसे, वैसे एक गैंग बनाया। तो किस तरह के लोग उसके गैंग में आ सकते थे? सुनिए आप ज़रा कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं, संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे, फिर वो हिंदी में भी प्रयोग किए जाने लगे, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि दुग्ध। दुग्ध जो है वो संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसे हम हिंदी भाषा में भी प्रयोग कर लेते हैं। आम्र, मयूर, ग्राम, दंत, कोकिल, सूर्य, अश्रु आदि, ये शब्द जो हैं तत्सम संस्कृत के होते हैं और हिंदी में भी यूज़ हो जाते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब ये सारे जो हैं ये इसकी गैंग के हैं। किसकी गैंग के हैं? तत्सम ग्रुप के हैं, तत्सम। ठीक है, इसके बाद आप देखिए बेटा, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द संस्कृत के हैं, संस्कृत के तो शब्द हैं परंतु अपना रूप बदलकर हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। संस्कृत के हैं परंतु उन्होंने अपना नाम बदल लिया। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ किसी बच्चे का नाम होता है सम्राट, तो अगर वो विदेश में चला जाता है, लंदन चला जाता है, तो उसको क्या कहने लगते हैं? वो अपना नाम बदल लेता है। जैसे कि सम्राट है तो सम्राट तो उनसे बोलना नहीं आता अंग्रेज़ों से, तो वो क्या कह देते हैं? सैम, सैम, है ना। तो उसी तरह से जो तद्भव शब्द हैं वो हिंदी में बदल कर आ जाते हैं। जैसे कि दुग्ध। दुग्ध अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको दूध तो आता है ना, तो उन्हें हम दूध कह के बता देते हैं कि ये दूध शब्द है। ठीक है, दुग्ध को दूध भी लिखा जाता है। तो दूध तो हो गया तद्भव शब्द और दुग्ध हो गया हमारा तत्सम शब्द।
अभी देखिए बेटा, मैंने यहाँ एक लिस्ट दी है कि तत्सम रूप क्या था इनका और तद्भव रूप क्या हो गया। जैसे पहले इसको हम पक्षी कहते थे, फिर पंछी कहने लगे, ठीक है। फिर आम्र यानी आम, आम कहने लगे इसको, तो हिंदी में आम लिख देते हैं, और संस्कृत में आम्र होता है। लेकिन संस्कृत में तो ये आम्र ही रहेगा संस्कृत भाषा में, लेकिन हिंदी में आम्र भी यूज़ कर लेते हैं और आम भी यूज़ कर लेते हैं। दोनों ही शब्द जो हैं वो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। मयूर भी लिख लेते हैं हिंदी में और मोर भी लिख लेते हैं। ग्राम गांव, दंत दांत, कोकिल कोयल, सूर्य सूरज, अश्रु आंसू, जीवा जीभ, कर्ण कान, हस्त हाथ। समझ गए बेटा। अब है आगे हमारा क्वेश्चन बन जाता है, देशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है बेटा। जो शब्द हिंदुस्तान की विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में स्थान पा गए हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है बेटा, और उसके अंदर विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, या भोजपुरी बोली जाती है, और भी बहुत सारी बोलियां हैं जो कि हमारे मेवात में मेवाती बोली जाती है, और बुंदेलखंडी है, या बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जो भाषा नहीं है, सिर्फ बोलियां हैं, एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती हैं, तो उन्हें हम बोलियां कह देते हैं। तो काफ़ी बोलियों के जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें हम देशज शब्द कह देते हैं। जैसे कि दीदी, दीदी शब्द जो है वो बोलियों से ही आया है। कहीं पर दीदी बोलने लगते थे बड़ी बहन को, तो वो दीदी जो है हिंदी भाषा में भी यूज़ होने लगा। बाप हिंदी भाषा में पिता कहते हैं, लेकिन और संस्कृत में पितृ कहते हैं, लेकिन बाप शब्द कहीं बोला जाता था तो वो हिंदी में भी यूज़ होने लगा, तो इसे हम देशज शब्द कहेंगे। डिबिया, खटिया, बछिया, ये सब शब्द जो हैं ये देशज शब्द हैं, अपने देश में ही पैदा हुए और विभिन्न बोलियों के हैं, तो इसे देशज शब्द कह देते हैं। फिर है बेटा, विदेशज शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में स्थान पा चुके हैं, यानी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि हमारे देश से सटते हुए थे और वहाँ के लोग हमारे देश में आते जाते रहते थे, तो उनकी भाषाओं के कुछ शब्द जो हैं हम भी सीख गए और हमने अपने देश की हिंदी भाषा में उन्हें ग्रहण कर लिया कि अगर हम इन शब्दों को लिखें तो इनका भी मतलब लोग समझ पाएँ, तो उन्हें हम विदेशज शब्द कह देते हैं। यानी दूसरे देश की भाषाओं से अपनी भाषा में स्थान पा चुके हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे पेंसिल, पेंसिल हमारा वर्ड नहीं, हम कलम कहते थे। स्टेशन, रेडियो, स्कूल, पोस्टमास्टर, टिकट, रेल, बीमार, चश्मा, दुकान, दरबार, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, कार्टून, कर्फ्यू, औलाद, अमीर, रिश्वत, औरत, कानून आदि सभी जो हैं दूसरी भाषाओं के शब्द हैं। कोई फ़ारसी भाषा का है, कोई तुर्की भाषा का है, कोई उर्दू भाषा से लिया हुआ है, कोई संस्कृत से लिया हुआ है, कोई अंग्रेज़ी से लिया हुआ है। ठीक है, तो ये विभिन्न भाषाओं के शब्द थे। तुर्की लोग हमारे देश में आते जाते थे तो कुछ शब्द हमें सिखा गए, कोई फ़ारसी लोग आए तो हम उनसे कुछ शब्द सीख गए। फिर उसी तरह से जो है अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों के शब्द भी हम यूज़ करने लग गए, उन्हें अपने हिंदी में लिखने लग गए और वो हिंदी भाषा के ही शब्द यूज़, ऐसे लगता है जैसे स्कूल जो है हमारा हिंदी भाषा का ही शब्द है। नहीं, हिंदी में विद्यालय कहते थे बेटा, लेकिन आजकल हम स्कूल लिख देते हैं और हम उसे सही भी मानते हैं कि सही है। कॉलेज को हम कॉलेज ही कह देते हैं तो भी हम उसे सही मान लेते हैं, क्योंकि अब हिंदी भाषा ने इन्हें अपना मान लिया है कि ये शब्द भी हमारे ही हैं, तो इनको हम विदेशज शब्द कहते हैं वैसे, लेकिन अब हैं हिंदी में एक्सेप्टेबल। पहले अगर आप लिखते तो इन्हें आपके मार्क्स कट जाते कि ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, इसे आपने कैसे यूज़ कर लिया। क्योंकि जैसे आप कन्फ्यूज़न वर्ड लिखें तो कन्फ्यूज़न जो वर्ड है वो हिंदी भाषा में अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूज़न आप इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन जो भाषा अपने आप जिन वर्ड्स को ले लेती है कि चलो इन वर्ड्स को आप लिख देंगे तो हम हिंदी भाषा में इन्हें ठीक मान लेंगे, तो ये विदेशज शब्द वही हैं।
अब है बेटा अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्द के दो ही भेद होते हैं बेटा, एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक जैसे कि इसके नाम से ही विदित हो रहा है कि सा अर्थ यानी अर्थ के साथ। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है, जिनका कोई मीनिंग होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दूध, रोटी, पानी, चाय, ठंडा आदि, इन शब्दों के अर्थ हैं, ठीक है। लेकिन जिन शब्दों का कोई अर्थ ही ना हो, ऐसे भी शब्द होते हैं क्या, हाँ ऐसे शब्द भी होते हैं और उनको हम निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जो शब्द प्राय जोड़े बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं परंतु जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, चाय वाय ले आओ, ठंडा वंडा लोगे क्या, भोजन वोजन बन गया क्या, भोजन वोजन बन गया ना। तो ये जो यहाँ पर हमने जोड़े बनाए हैं वाय लगा के, वंडा, और ये है भोजन, ये निरर्थक शब्द हैं बेटा, ठीक है। जोड़े बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं कैंची वैंची, तोप वोप, और खटर पटर हैं। तो जो शब्दों का कोई अर्थ ना हो, खटिया वटिया बिछा दो, तो वटिया जो है वो जोड़े बनाने के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। खटिया वटिया का मतलब ये होता है कि खटिया वटिया बिछा दो, मतलब खटिया है, खटिया भी बिछा देना, उसके ऊपर से चादर और जो है बिस्तरा वगैरह वो भी लगा देना, और ठीक से कंबल वंबल रख देना। तो वो जो जोड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक मीनिंग तो कहीं ना कहीं उसका होता ही है। लेकिन आप अभी बहुत छोटे हैं तो इसका मतलब यही समझिएगा कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है आपको सिर्फ इतना करना है कि निरर्थक शब्द जोड़े बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं होता और ये निरर्थक होता है, बिना अर्थ के होता है। आगे है बेटा विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं बेटा जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, अगर हम किसी गर्ल की बात कर रहे हैं, किसी लड़की की बात कर रहे हैं, लिंग अगर आ जाता है तो लड़का शब्द हट जाएगा और उसकी जगह लड़की बन जाएगा, ठीक है। ये संज्ञा है, लड़का क्या है, एक संज्ञा है और इसका रूप बदल गया और ये लड़की बन गया। इसी तरह अगर हमें एक से ज़्यादा हैं तो हम लड़का नहीं कहेंगे, फिर हम क्या कह देंगे, लड़के कह देंगे। तो लिंग और वचन, इसी तरह कारक और काल के कारण भी अपना रूप का परिवर्तन कर देते हैं। लड़का जो शब्द है वो लड़की बन जाता है, लड़का जो है वो लड़के बन जाता है। कारक होता है तो जैसे लड़कों के लिए, है ना। और इसी तरह से काल के अनुसार भी शब्द अपना रूप बदल देते हैं, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 होता है बेटा क्रिया। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रिया। ये चारों ही लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार अपने रूप का परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। इनका रूप बदल जाता है, ठीक है। जैसे करता है, राम काम करता है, क्रिया और लड़की हो गई तो क्रिया क्या हो जाएगी, राम की जगह सीता आ गया तो सीता काम करती बन जाएगा। कर्ता का क्या बन जाएगा, करती। रूप का परिवर्तन हो जाता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, छोटी क्लास होती है तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं या विकारी शब्द कौन से होते हैं, विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण जो अपना रूप का परिवर्तन कर देते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। फिर अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जो लिंग, वचन, कारक तथा काल के कारण अपने रूप का परिवर्तन नहीं करते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, चाहे लड़की का नाम आ जाए या लड़के का नाम आ जाए, एक हो या अनेक हो, कोई सा भी काल आ जाए, वर्तमान काल आ जाए, भूतकाल आ जाए या भविष्यत काल आ जाए, कोई सा भी कारक आ जाए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कोई भी कारक आ जाए, वो अपने रूप का परिवर्तन नहीं करते, उन्हें हम अविकारी शब्द कह देते हैं। अविकारी शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं बेटा। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4
विस्मयादिबोधक। बहुत ही आसान है बेटा, ध्यान से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं जो वो इतने छोटे लेवल पे इतनी सारी ग्रामर होनी ही नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अभी आजकल का जो हिसाब किताब चल रहा है बेटा, उसके हिसाब से तो आपको इतनी ग्रामर आनी चाहिए। लेकिन अब जो बुक्स का जो रेफरेंस लिया जाए तो उसमें इतनी ग्रामर आपकी दी हुई है, मेरे हिसाब से तो इतनी ग्रामर बनती नहीं है इतने छोटे बच्चों के लिए। लेकिन अभी जो करंट में जो आपके एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होते हैं JNU वगैरह के, या फिर उसमें तो इससे भी ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने देखे हैं टेस्ट। और जैसे ओलंपियाड वगैरह होते हैं तो उसके तो उससे भी ज़्यादा हाई फाई टेस्ट होते हैं। तो एक टेस्ट फाइट करने के लिहाज से देखा जाए तो आपको इतनी ग्रामर आनी ही चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रामर मुझसे याद नहीं होती है या समझ में नहीं आती है, तो धीरे धीरे करके चलते जाइए, आपको आती जाएगी। वीडियोज़ को 2-3 बार देख लीजिए, और मेरा ख़्याल से मुझे ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि आप उसे याद करें। मुझे नहीं लगता आप उसे याद करें, आपको वीडियोस देख के अपने आप ही याद होता जाएगा। छोटे बच्चों को कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसे देखते हैं, देखते उनके दिमाग में अपने आप ही चीज़ें बैठने लग जाती हैं और उन्हें अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर याद हो जाते हैं और वो उसे का आंसर लिख भी देते हैं। तो पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि बच्चों को वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए। अध्याय को 2 से 3 बार जब तक बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं सुनते हैं, तब तक उनके दिमाग में बातें ठीक से नहीं बैठती हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है चैनल का जो पीछे के वीडियोस हैं उन्हें आप बार बार देख सकें। आपकी स्टोरेज भी कम नहीं होगी, और आप उसमें कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं कि मैम ये बात समझ में नहीं आई। तो प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब द चैनल, and thank you and best of luck for the future. Thanks a lot, and thanks for the video. Thank you beta.